अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे। पहले हमने आपको न्यूमेरिकल करवा दिए हैं और थ्योरी बताई है। फिर अभी हमें स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि आप एमसीक्यूज़ बताएं। अभी हम आपको एमसीक्यूज़ बता रहे हैं। फिर उसके कुछ टॉपिक जो रह जाएंगे बीच में हम वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको जितने ऑप्शन दिए होते हैं आपको उन सब की डिटेल पता होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि इसका राइट ऑप्शन क्या है जो आपसे पूछा है। अभी देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास जो एमसीक्यूज़ दिए हैं इसमें हम आपको कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से आपको हम समझाएं कि तमाम इसके ऑप्शन आपको पता हों। अभी यहाँ देखें आपको क्या कहा है। कोरोसिव इफेक्ट ऑफ द स्किन इज कास्ड बाय, यानी इसका कोरिजन, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है, गल जाना। जैसे बाइट मीन्स काटना होता है, या खा जाना, जैसे कि स्किन को खा जाना। जैसे जंग लोहे को खा जाता है, स्किन को ख़राब कर देना, तबाह कर देना। वो कौन सी चीज़ करती है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, या दोनों? अब आपको मालूम है, यानी ए और बी। ए और बी क्या है हमारे पास? एसिड बेस हैं। और यहाँ क्या है? सॉल्ट। स्किन को ज़्यादा जो ख़राब करेगी बेइंतहा वो क्या है? एसिड है, जो स्किन को ख़राब कर देगा, जला देगा स्किन को। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास? प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रिजर्व। प्रिजर्वेटिव क्या है? केमिकल्स हैं जिनसे चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे ड्राई मिल्क है, जैसे हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। मीट हमें मार्केट से मिलता है, वो प्रिजर्व किए हुए होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास प्रिजर्व किए हुए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेकरी के आइटम हैं, बहुत सारी जो हमें प्रिजर्व किए हुए मिलती हैं। आप देखते हैं टिन में हमारे पास पाइन एप्पल होता है, और दूसरे फ्रूट्स हैं जो टिन में मिलते हैं, जिनके जूसेस मिलते हैं, वो सब क्या हैं? प्रिजर्व होते हैं। प्रिजर्व के लिए उन्होंने कहा प्रिजर्वेटिव यानी केमिकल्स आर यूज टू प्रिजर्व। एसिड प्रिजर्व करने के लिए नहीं, बेस के लिए नहीं, फूड के लिए। ठीक है, फूड को प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव से, यानी केमिकल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखें नॉट का, आपने एमसीक्यूज को एग्जाम में गौर से पढ़ना है कि क्या कहा है। क्या ये पूछा है कि इनमें से कौन सा आरिनस एसिड है, या ये पूछा है कि कौन सा आरिनस एसिड नहीं है? आपको मालूम है आरिनस की डेफिनेशन क्या है, हमने वीडियो अपलोड की है कि जो कौन सा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में या पानी में हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा, वो आरिनस एसिड है। ये भी आरिनस एसिड है, ये भी आरिनस है, ये भी आरिनस में आ रहा है। लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में आपको हाइड्रोजन आयन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये आरिनस एसिड नहीं है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है। अब अमोनिया कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू, अमोनिया बेस है अकॉर्डिंग टू किसका? अकॉर्डिंग टू, आपको मालूम है कि आपने थ्योरीज पढ़ी हैं कि लुईस थ्योरी है, जिसके तहत क्या है? अमोनिया बेस है। और लुईस की थ्योरी क्या है? उसके तहत देखें, आपको मालूम है कि अमोनिया क्या हमारे पास NH3 होता है, अमोनिया NH3 होता है। अमोनिया को अगर हम राइट करेंगे, देखें N को आप लिखें तो H3 क्या यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और ये दो साइड हमारे पास खाली है। इसको आप यूँ लिख लें, या आप इसको ऐसा लिख लें कि N ये लिखा है। बुक्स में आप देखेंगे कि एक यहाँ H लगा है, तो एक थोड़ा यहाँ पर H लगा है, यहाँ थोड़ा सा इसे यूँ कर लेते हैं, ये रहा। एक यहाँ पर H है, और क्या है, एक यहाँ H है, ये रहा, यहाँ H है, और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने जो पूछा है कि बेस कौन सी है, तो आरिनस बेस है। ठीक है, आरिनस बेस है। नहीं नहीं, आपने ख्याल रखना, आरिनस नहीं, बल्कि क्या देखा, आरिनस है, लोरी ब्रांस्टेड है, लुईस है, या क्या है? तो आरिनस ने तो इसमें इलेक्ट्रॉन वाली इसमें कहानी ही नहीं थी, आरिनस ने इलेक्ट्रॉन का जिक्र ही नहीं किया था। ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या है, इसने प्रोटॉन कहा था, जो प्रोटॉन जो है डोनेट करेंगे। और लुईस ने ये कहा था कि जिसका रिलेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो क्या है, इसमें लुईस थ्योरी आएगी, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे वहाँ लुईस थ्योरी आएगी।
और अमोनिया क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसके, इलेक्ट्रॉन की इसकी थ्योरी चलेगी, इसलिए लुईस की है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस बेस। अब देखें लुईस बेस क्या है। लुईस बेस क्या है हमारे पास, हमने आपको ये पहचान बताई थी, आपने ये बात याद रखनी है, एक चीज़ से याद रख लें। हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, एच डोनर, एच डोनर इन वाटर, फिर ओनली एच, इसको उन्होंने क्या कहा, यहाँ हाइड्रोजन कह दिया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ हम कहेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ये हमने, और ये क्या, इसको प्रोटॉन कहा गया, प्रोटॉन। ठीक है, क्या कहा गया है, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन डोनर होगा, याद रखें, वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है, एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पर क्या आपको इसके मुतालिक पूछा गया है, आपने इसी हिसाब से बताना है। यहाँ देखिए आपसे क्या कहा है, ये CN साइनाइड। ठीक है, ये क्या है, ये लुईस बेस है। अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक लुईस के साथ है, तो जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ये गेन इन एसिड, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो एसिड है। जो डोनेट करेगा वो बेस है, इन्होंने डोनेट कहा तो यहाँ बेस को टिक करेंगे आप। इफ़ pH इज़ ग्रेटर देन 7 इन सोल्यूशन, देखिए pH सोल्यूशन में अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, आप इस टेबल को देखें, 7 से ज़्यादा है। इस टेबल को देखें, ये टेबल कहाँ से शुरू है आपके पास, 0। ठीक है, 10 पावर 0, -1, -2, -3। यहाँ भी देखें, ये रहा, आपको यहाँ क्या बताया, 0 है, 1 2 3, ये सारा क्या, ये pH है, ये OH है, और ये H है। अब यहाँ आपको क्या कहा गया, आप उसी हिसाब से देखेंगे। यहाँ आपको कहा गया कि pH वैल्यू, ठीक है, किसका पूछा गया, pH वैल्यू से पूछा है कि pH वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7। इफ़ pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7, तो आप कहाँ देखेंगे, आप देखेंगे pH वैल्यू में ग्रेटर देन 7। और आपको ये एक स्केच याद रखना है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से याद रखेंगे। देखिए 0 से स्टार्ट है, 14 पर क्लोज है, 0 -1 -2 यहाँ तक चल के 7 पर न्यूट्रल है, और 7 पर क्या है, हमारे पास वाटर है। ये क्या है, ये pH उन्होंने पूछा। pH देखिए 7 से 8 9 10, ये क्या है, प्योर एसिड प्योर बेस। यहाँ क्या है, एसिडिटी लॉस लॉस लॉस, डिक्रीज 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 एंड डिक्रीज, और ये न्यूट्रल पर आ गया। बेसिसिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, मोर इंक्रीज मोर इंक्रीज, मोर मच मोर मच मोर मच, एंड इट इज़ द क्या हो जाएगा, प्योर बेस हो जाएगा, कंसनट्रेटेड बेस हो जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा मोर देन क्या हो जाएगा, बेसिक है। ये रहा, यहाँ से बेसिक है, इतना इतना नीचे आता जाएगा तो बेसिक होता जाएगा। तो इसका आंसर 7 हम कर रहे थे, ये रहा सेवन्थ का आंसर क्या होगा हमारे पास, बेसिक। 7 से मोर देन बेसिक है, तो आपको ये टेबल थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा। इसके बाद 8th क्या है, सॉल्ट अमंग फॉलोइंग इज, सॉल्ट इनके बीच में कौन सा है, HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, ये पोटाशियम क्लोराइड ये है। हमने पोटाशियम क्लोराइड इसके साथ हमने यूँ लिख दिया कि आपको इस बात का पता रहे पोटाशियम क्लोराइड क्यों। देखें इसका किस ग्रुप का है, पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो पोटाशियम क्लोराइड। इससे पहले हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि हमारा नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, क्लोराइड क्लोराइड, तो क्या है, पोटाशियम क्लोराइड इसी ग्रुप का। और ये क्या हमारे पास सॉल्ट है, और उन्होंने ये पूछा है कि सॉल्ट इसमें से कौन सा है, तो ये सॉल्ट होगा। ठीक है, ये देखें बेटा, ये सॉल्ट है, ये रहा पोटाशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर है सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड, जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस दोनों के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। देखिए एसिड एंड बेस के लिए क्या है हमारे पास, इसे कहा जाएगा, हमारे पास वर्ड जो यूज़ किया जाता है एम्फोटेरिक,
एम्फो। एम्फो किससे बना? इट इज़ द ग्रीक वर्ड, ये है एम्फिक, एम्फी से बना है, एम्फी। एम्फी मीन्स क्या है? बोथ। ठीक है, ग्रीक ने ही सारा काम किया हमारी साइंस में। एम्फी मीन्स क्या है? बोथ। तो मीन्स क्या है? और इसको मिलाने के लिए इस ओ का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ओ आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? टेरिक। मीन्स क्या है? इसमें एसिडिक एंड बेसिक बोथ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ इन्होंने आपसे ये पूछा है कि इसे क्या कहा जाएगा। यहाँ देखें क्या क्या, सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे? नहीं, कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? जो बेस से बना था, याद है वो कॉन्जुगेट एसिड था। कॉन्जुगेट बेस क्या है? जो एसिड से बनी थी वो कॉन्जुगेट बेस थी। फिर है एम्फोटेरिक सब्सटेंस, तो ये आएगा एम्फोटेरिक सब्सटेंस या बुफर। एम्फोटेरिक आएगा, बुफर सॉल्यूशन है उसमें नहीं आएगा, ये इसमें आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है द सब्सटेंस द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। देखिए, जो सॉल्ट एंड वाटर बना देगा वो क्या होगा हमारे पास। हम शुरू में आपको हमने बताया और आपने ये वाली बात याद रखनी है, ये बहुत बेसिक बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के HCl है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ गया और इसने क्या किया? NaCl बना दिया, हमारा नमक बना दिया और प्लस वाटर बना दिया। ठीक है, ये इसने ड्यूल वर्क कर दिया है। तो ये रिएक्शन क्या होगा? हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ये, जिसमें एसिड बेस बनेगा। हाँ, अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें ये भी थोड़ा सा पता हो तो बेहतर है कि हाइड्रेशन क्या है। उन्होंने कहा क्या हाइड्रेशन होगा? ये रहा हाइड्रेशन। क्या हाइड्रेशन होगा? तो हाइड्रेशन होता है कंटेन वाटर। मीन्स जैसे एलम फिटकरी में पानी पहले से मौजूद होता है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं जिनमें पहले से ऑलरेडी वाटर उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए ये क्या है? वो हाइड्रेशन कहलाता है। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हाइड्रो मीन्स क्या है? वाटर। लाइसिस का मीन्स क्या है? कि अनबाइंड या ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। मीन्स क्या होता है? वाटर ब्रेक होता है और ब्रेक होके बहुत सारे अपने साथ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लगा लेता है, डिफरेंट केमिकल लगा लेता है, जिससे वो डिफरेंट सब्सटेंसेस बना देता है। तो आप लाइसिस से याद रख लें, स्प्लिट होगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिट। मीन्स क्या है? स्प्लिट। ठीक है, यानी कि वाटर का स्प्लिट होना, टूट जाना। तो इसमें ब्रेक डाउन होगा वाटर का या अनकम्बाइन होगा वाटर। जबकि यहाँ पर क्या है? कंटेन वाटर, वो सब्सटेंसेस जिनमें जब वो बनती हैं तो वाटर उनमें मौजूद होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये थोड़े से हमारे 10 MCQs थे, हमने कहा हम आपको डिटेल में बता दें ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ के समझ के इनको MCQs को करना है। ऐसे ही नहीं MCQs को करना, अगर आप ऐसे ही करेंगे MCQs को तो आपको आएंगे भी नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आगे तक फिर आप ऐसे ही उसी में रहेंगे कि पता नहीं ये क्या प्रोसेस है या क्या हो रहा है। तो जब भी MCQs करें अच्छे से समझ के करें, उनके जितने ऑप्शन दिए हों आपको वो तमाम ऑप्शन आने चाहिए, एक नहीं जो है एक्यूरेट, नहीं, आपको तमाम ऑप्शन का पता होना चाहिए जो दिए हैं कि ये क्या है। जैसे हमने अभी आपको 10 में बताया और हर MCQs में हमने बताया। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से समझ के कीजिएगा, ऐसे ही टिक नहीं लगा लेने हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।